हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम लोग क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड के इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और अलग अलग सॉल्ट्स का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा के देखेंगे कि किस तरह के केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, फिर उसमें जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, और कैटायंस एनायंस क्या होते हैं, और किस तरह से रिएक्शंस होते हैं कैथोड पे, किस तरह से रिएक्शंस होते हैं एनोड पे। इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे आप एक बार, तो आपको किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए मिल जाए तो आप उसका आसानी से इलेक्ट्रोलिसिस करके बता सकते हैं कि कैथोड पे किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है और एनोड पे किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज़ को, बेसिक्स को समझना है। अगर आप उसे अच्छे से समझ गए तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आज के शुरुआत में हम लोग इंट्रो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स के जो टर्म्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स उन सभी सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद आयंस देते हों। दो सब्सटेंसेस विच गिव आयंस when dissolved in वाटर। और वाटर जैसे जितने भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें अगर कोई सब्सटेंस घुल करके हमें आयंस देता हो, आयंस का मतलब हमारे पास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस देता हो, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, नमक, साधारण नमक। जब आप इसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएगा। हम सभी जानते हैं कि ये मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, ये आयनिक कंपाउंड है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। जैसे ही आप वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसके वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव। तो होगा क्या कि जब वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे NaCl को, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएंगे, मतलब ये सॉल्वेशन इनका होने लगेगा। तो जो NaCl का मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेट होने लगेंगे वाटर के मॉलिक्यूल से। ऐसा होने से क्या होगा कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब ये आयनों में अलग अलग हो जाएंगे, फ्री मोबाइल आयन्स हमें मिलेगा। Na+ और Cl- हमको देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में। तो ये फ्री मोबाइल आयन्स हमें दे रहे हैं, और चूंकि ये आयन्स दे रहे हैं इसलिए इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। आपने देखा क्या क्या चीज़ें कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमें आयंस देते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद या वाटर जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के बाद। दूसरी बात हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस हैं उनको सॉल्वेट करता है। ये नेगेटिव इसको सॉल्वेट कर देगा और इसका पॉजिटिव वाला टर्म इसके नेगेटिव वाला को टर्म को स्टेबलाइज कर देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली एक सॉल्वेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, मतलब उसको सॉल्वेट कर रही है, उसको स्टेबल बना रही है, और इसी वजह से जो ये NaCl है वो अपने अपने आयनों में आयोनाइज हो रहा है, टूट जा रहा है। तो ये हमारा वाटर में डिजॉल्व होने के बाद इस तरह का कंडीशन होता है। उसी तरह से अगर हम लोग H2SO4 को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह H3O+ आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है, जो फर्दर वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा सॉल्वेट हो जाता है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को सॉल्वेट करेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को सॉल्वेट करेगा, मतलब उसको स्टेबलाइज करेगा। और इस तरह से हमें एक मोबाइल फ्री आयंस प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, वो करंट को कंडक्ट कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटा। जो इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा टूटेगा उसकी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट करके आयंस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी कंडक्टिंग नेचर बहुत ही ज़्यादा होगी, और कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर कम टूट रहा है तो उसकी कंडक्ट करने की नेचर बहुत ही कम होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, H2SO4 का ही एग्जांपल ले लें। ये 100% टूट जाता है, इसलिए इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये 100% अपने आयनों में टूट जाता है, इसलिए इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COH की बात करें, और अगर इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह पूरी तरह से 100% नहीं टूटता है, बल्कि यह कुछ ही मात्रा में टूटता है। और अधिकांश जो एग्जिस्टेंस है एसिटिक एसिड का वो CH3COH के रूप में ही वो एग्जिस्ट करता है, और आयनों के रूप में बहुत ही कम रहता है।
तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हालांकि ये भी इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये हमें आयंस दे रहा है, लेकिन ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये पूरी तरह से 100% इनका आयनाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो जिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयनाइजेशन नहीं होता है उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जिसका 100% आयनाइजेशन हो जाता है उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि किस तरह से पता लगाया गया कि कौन स्ट्रॉन्ग है या कौन वीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, उसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार करेंगे, उससे करंट पास करा के देखेंगे। अब करंट पास कराने के बाद उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है, उससे पता लगाएंगे कि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था या वीक इलेक्ट्रोलाइट था। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें आयनों की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, वो 100% टूट गया होगा, तो आयनों का जो कंसंट्रेशन होगा बहुत ज़्यादा होगा, इस हिसाब से क्या होगा, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका करंट होने की जो नेचर है, यानी कि जो कंडक्टिविटी का पावर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन से पास करेंगे करंट, तो वहाँ पे आयनों की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो आयन कम रहेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, उस सॉल्यूशन की कम हो जाएगी। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन हमारा वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा NaCl का क्रिस्टल है, तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसके नज़दीक आएगा तो जो सोडियम प्लस आयन है वह जो है ऑक्सीजन के नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज से स्टेबलाइज हो जाएगा। उसको चारों तरफ से जो वो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अटैक करेंगे और उसको स्टेबलाइज कर देंगे। उसी प्रकार से जो Cl- है उसको जो हाइड्रोजन का जो डेल्टा पॉजिटिव है उसको वो स्टेबलाइज करेगा, उसको सॉल्वेट करेगा। इस तरह से हमारा सॉल्वेशन हो जाता है और जो Na+ के हमें अलग कैटायन देखने को मिलता है और Cl- हमें अलग देखने को मिलता है। दोनों अलग अलग फ्री स्टेट में हो जाते हैं और इस तरह से सॉल्यूशन से करंट आसानी से पास हो जाता है। तो अब हम इन दोनों के बीच में एक अंतर देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर है। तो जो सबसे पहला अंतर हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से एक अधिक मात्रा में करंट का फ्लो हो सकता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होने की मात्रा बहुत ही कम होती है। अर्थात ये गुड कंडक्टर होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और पुअर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पुअर कंडक्टर्स होते हैं। वहीं अगर दूसरी तरह से बात कीजिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएट कर जाते हैं, 100% आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो पार्शियल डिसोसिएशन शो करते हैं, मतलब थोड़ी सी मात्रा ही उनकी टूटती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एसिटिक एसिड के केस में, एसिटिक एसिड के केस में देखा था कि जब इसे वाटर में डिजोल्व किया गया था तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही थी और यह CH3CO- में और H3O+ में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अधिकांश रूप में ये CH3COH के रूप में ही एग्जिस्ट कर रहा था और आयनों के रूप में कम एग्जिस्ट कर रहा था। तो इनका पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, ये 100% डिकम्पोज नहीं करते हैं और ये आयनों के रूप में भी रहते हैं और मॉलिक्यूल के रूप में भी रहते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता है, वो फ्री मोबाइल आयंस देते हैं। जैसे NaCl को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपको Na+ अलग और Cl- अलग अलग दिखाई देगा और इस वजह से उनकी मोबिलिटी अधिक देखने को मिलेगी, मतलब आपको फ्री मोबाइल आयंस देखने को मिलेंगे। बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे कि HCl H2SO4 HNO3 NaOH KOH NaCl CSO4। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आप पाएंगे कि एसिड भी बहुत सारे हमारे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे बेसिस भी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और बहुत तरह के सॉल्ट्स भी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। उसी तरह से हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी एसिड बेसिस और सॉल्ट्स आते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड एसिटिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड, हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आइए देखते हैं इन सभी का एक लिस्ट। ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिस्ट है। आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्रोमिक एसिड, बोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड। ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद बहुत ही कम मात्रा में आयनों में टूटेंगे, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम रहेगी, ये पूरा कंडक्टर रहेंगे। ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लिस्ट है। ये है हमारा क्लोरिक एसिड HClO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद 100% आयनाइज हो जाएंगे, 100% फ्री मोबाइल आयन हमें देंगे और इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वह है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रोलाइट के जस्ट अपोजिट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने देखा था कि ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद हमें कैटायन और एनायन दे रहे थे, मतलब ये आयंस दे रहे थे। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जस्ट इसका अपोजिट होगा। दे डू नॉट गिव आयंस
व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, या वाटर जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब इनको डिजॉल्व किया जाता है तो ये आयनों में नहीं टूटते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज का C6H12O6। इसे जब वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो नो आयंस विल फॉर्म, किसी तरह का आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिस वजह से इसे हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। उसी तरह से हमारे पास सुक्रोज है, उसी तरह से हमारे पास फ्रक्टोज है। बहुत तरह तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। आइए उसके एक लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं पहले कि कितने तरह के हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। सुक्रोज, ग्लूकोज, इथेनॉल, मेथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2, केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन है, और हमारे पास यूरिया है। और केमिकली प्योर वाटर, ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि केमिकली प्योर वाटर, उसमें क्या होता है कि करंट पास कराने पर या फिर आप वाटर में जनरली वो आयनों में टूट के नहीं रहता है, बहुत ही कम मात्रा रहती है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में आपको आयनों का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो उसे हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आप रिवर वाटर ले लें या फिर रेन वाटर ले लें, रिवर वाटर या फिर रेन वाटर या फिर कुएँ का पानी ले लें, तो उसमें क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और उनसे करंट पास होता है। इसलिए होता है क्योंकि उनमें दूसरे तरह के सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं, दूसरे तरह के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, क्लोराइड्स और सल्फेट्स मौजूद होते हैं, जिनसे करंट पास हो जाता है। लेकिन प्योर वाटर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। प्योर वाटर से करंट भी नहीं पास होगी और इस तरह से वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, आयनों में वो टूटता ही नहीं है। उसी तरह से यूरिया की बात करते हैं। यूरिया भी हमारा क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ग्लिसरॉल, और फिर हमारा मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको और देखनी है कि जो हमारा HCl है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन फिर भी जब आप इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो चूँकि यह H3O प्लस और Cl- के रूप में टूट जाता है, इसलिए इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में रखते हैं। जनरली जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलता है, जैसे कि NaCl, MgCl2, तो ये हमारे मेटल और नॉन मेटल हो गए। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ये आयनों में टूट सकते हैं, उनका सॉल्वेशन आसानी से हो जाता है। तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास अभी देखा हम लोगों ने कि HCl एक कोवलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन फिर भी ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हमें चूँकि आयंस दे रहा है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा और उनके सॉल्यूशन से करंट पास आसानी से हो सकता है। आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच के अंतर समझ में आया हो। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।